हेलो दोस्तों, आज है 6 जून 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट तो लेंगे ही, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी खबरें, काम की खबरें, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, सरकारी स्कीम अपडेट के बारे में भी जानकारियां लेंगे। आज का ये वीडियो भी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर आया है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 6 जून का दिन है और आज गुरुवार को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या है। अखंड सौभाग्य की कामना लेकर सुहागन महिलाएं आज 6 जून गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र और धृति योग में वट सावित्री का व्रत करेंगी। यानी आज के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म का स्मरण करती हैं। और ये व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पाप हारक, दुख नाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु एवं स्वयं सावित्री भी विराजमान रहती हैं। आज के दिन बरगद और पीपल की पूजा करने से शनि, मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। और हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए आज का यह दिन शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जातकों के रुके हुए कार्य को गति मिलती है और जिसकी कुंडली में शनि का दोष है, शनि जयंती के दिन विशेष रूप से पूजा करके लाभ ले सकते हैं। ऐसे में शनि की 7.5 के प्रभाव में कमी आती है। आज के दिन गंगा या तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान, कोटि सुवर्ण दान के बराबर फल मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है ना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट। एनडीए के सहयोगी दलों ने सौंपा समर्थन पत्र। नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से गठबंधन के नेता चुने गए। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा भी दे दिया है। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक भी हुई। पीएम आवास में शाम 4 बजे बैठक हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और इसके बाद फिर शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बातचीत करने के लिए और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव रिजल्ट में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं और ये बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी भी है। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को न्योता भेजा है। एनडीए में शामिल दलों की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हो गया कि 7 जून को एनडीए की अगली बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वे राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपने तीसरी शपथ ले सकते हैं। मोदी 2.0 कैबिनेट के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन भी हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा के निवर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी किया। विदाई रात्रि भोज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। फिर एक बार मोदी सरकार, एनडीए की बैठक और एनडीए की बैठक में गठबंधन के सहयोगियों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है ना। और नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए भूटान नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को न्योता भी दे दिया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भी दिया गया है। दुनिया भर से बधाई भी मिल रही है। चुनाव नतीजों पर मोदी को 50 वर्ल्ड लीडर्स ने बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। मैक्रो बोले कि मेरे प्रिय मित्र मोदी को बधाई। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही कि अब तो बनकर रहेगी एनडीए की सरकार। 15 और दलों ने मोदी को समर्थन दिया है। एनडीए की सरकार बनना अब लगभग तय हो गया है। बीजेपी के नंबर कम होने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी उसे पीछे छोड़ते हुए एनडीए ने अपना कुनबा और बढ़ा लिया। छोटे बड़े 15 और दलों ने पीएम मोदी के समर्थन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया और उनके समर्थन से एनडीए की ताकत और बढ़ गई है ना। और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया ब्लॉक की भी पहली बैठक हुई। गठबंधन की 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। सरकार बनाने पर खड़गे ने कहा कि सही समय पर सही फैसला लेंगे
करेंगे। यानी एनडीए की बैठक के 2 घंटे बाद इंडिया की भी बुधवार शाम 6 बजे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई और ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें, इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। इस बैठक में खड़गे ने यह क्लियर किया है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल सरकार का दावा पेश नहीं करेगा। और 7 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक, एनडीए घटक दलों से पार्टी के नेता कोऑर्डिनेशन करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बीजेपी मुख्यालय में बुलाई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुरुवार शाम तक दिल्ली आने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा होगी और रिजल्ट की समीक्षा भी की जाएगी। आगे दोस्तों और भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आएगी जो काम की होने वाली है, लेकिन चुनाव से जुड़े जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसको हम जरूर ले रहे हैं। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में 71 सीटें गंवाई हैं। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2019 के मुकाबले सीटें 20% घटी हैं। यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उसका गढ़ कहे जाने वाले हिंदी बेल्ट में हुआ। बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में उसे 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार पार्टी 33 सीटों पर ही सिमट गई। दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान रहा, जहां 10 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 की 24 के मुकाबले इस बार उसे 14 सीटों पर ही जीत मिली है। बिहार में बीजेपी 2019 के मुकाबले 5 सीटों के नुकसान में रही। यहाँ उसकी सीटें 17 से घटकर 12 रह गई। और इसी तरह झारखंड में पिछली बार की 12 के मुकाबले इस बार 8 सीटें मिली। हरियाणा में पार्टी 10 से घटकर 5 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा हिंदी बेल्ट से इतर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। 2019 की 23 के मुकाबले इस बार 9 सीटें मिली है। यानी यहाँ पर भी भाजपा को पूरी 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिलाकर बीजेपी को इस बार 20% सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को 90% सीटों का फायदा हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाए। सपा ने भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया और इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। पार्टी ने 37 सीटें यहाँ पर जीती हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा सपा का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया। कुछ कारण रहे जो बीजेपी के लिए जरूर सोचने वाली बात है। ओबीसी वोटर को एकजुट नहीं कर पाई भाजपा। पुराने सांसदों को रिपीट करने से एंटी इनकमेंसी रही। यानी यूपी में भाजपा की हार के पीछे पुराने सांसदों को टिकट रिपीट करना भी माना जा रहा है। चुनाव के दौरान ये सांसद जब जनता के बीच गए तो कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला। यानी बीजेपी ने यूपी की 48 सीटों पर पुराने सांसदों का टिकट रिपीट किया, जिनमें 20 चुनाव हार गए। संघ के कैडर ने ग्राउंड से दूरी बनाई। संगठन और सरकार के तालमेल में भी कमी दिखाई दी। इसके अलावा बाहर के लोगों पर भरोसा जताने पर अपने नाराज हो गए। बाकी सामान्य कारण तो है ही। वहीं आपको बताएं, चुनाव से पहले बीजेपी में आए हुए 80% नेता हार गए। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी दल बदलों का बुरा हाल रहा। वहीं लोकसभा चुनाव में सभी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। जनता का समर्थन नहीं मिल पाया है। इस चुनाव में 3 ट्रांसजेंडर्स ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। वहीं चुनाव रिजल्ट के बाद सीटों की संख्या पर पीएम मोदी का पहला बयान भी सामने आया। पीएम मोदी ने अपने आखिरी कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम सत्ता, संगठन, हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद कहा। चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। उड़ीसा में 24 साल बाद, जी हां, 24 साल के बाद बीजेडी का राज खत्म होने जा रहा है। भाजपा पहली बार अकेले यहाँ सरकार बनाने जा रही है। यानी मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी आए। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। उड़ीसा में बीजेपी को 147 में से 78 सीटें हासिल हुई। बीजेडी को 51 सीटें मिली। उड़ीसा में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। जालोर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हार का सामना करना पड़ा है। बेटे की हार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि यह एक कठिन सीट थी क्योंकि यह क्षेत्र गुजरात की सीमा से करीब है और यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे गुजराती समझ सकते हैं। हमने पिछले 20 वर्षों से यह सीट नहीं जीती है। गहलोत ने कहा कि इस सीट पर वैभव का जीतना मुश्किल था और वैसे अशोक
अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने हमारा समर्थन किया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैदान में हम मजबूती से खड़े रहें। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है ना। और केंद्रीय बैंक के एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। रेपो रेट पर फैसले का शुक्रवार को ऐलान हो जाएगा। आरबीआई ने यानी केंद्रीय बैंक ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी और तब से उसने लगातार 7 बार रेपो रेट में यथास्थिति बनाए रखी है। फिलहाल आरबीआई एमपीसी की जो बैठक है वो 5 जून से शुरू होकर 7 जून 2024 तक चलेगी और इसके बाद फिर शुक्रवार 7 जून को मौद्रिक नीति समिति की ओर से लिए गए फैसलों का ऐलान किया जाएगा। रेट में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी सारी जानकारियां क्लियर हो जाएगी, है ना। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोले सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायाधीश के रूप में कभी नहीं करना पड़ा राजनीतिक दबाव का सामना। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भी अहम भूमिका है। कावड़ यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया। इस बार कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए पहुंचेंगे। 4 धाम यात्रा के बीच अब करीब 1.5 महीने बाद शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। अग्निवीर योजना को लेकर सेना का एक सर्वे शुरू हुआ है। खामियों को दूर किया जाएगा। युवाओं के लिए 10 जरूरी बातें इसमें सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रही अग्निवीर योजना का रिव्यू भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है, जिसके तहत 10 पॉइंट्स में खामियों को पता लगाने और इसमें सुधार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। पता लगा कि भारतीय सेना की भर्ती से युवाओं का ध्यान भटकने लगा है, जिसके कारण अब बड़ा फैसला लिया गया है। अग्निवीर योजना के रिव्यू की ये बड़ी बात सामने आई है। इस योजना में क्या क्या खामियां हैं इनको दूर किया जाएगा, है ना। और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या में चुनाव खत्म होते ही योगी की पुलिस का एक्शन, अब इन पर आई आफत। आपको बता दें 2 जून को अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के बीमा प्रबंधक का बैग लेकर पैसे लेकर कुछ डकैत भाग गए थे, जिसके बाद अयोध्या पुलिस ने अब उन डकैतों को 5 जून को गिरफ्तार कर एक बड़ी लूट का खुलासा किया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में अब भक्तों को पौधे मिलेंगे। श्राइन बोर्ड ने ये नई पहल शुरू की है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब प्रसाद के रूप में पौधा मिलेगा। भीषण गर्मी से डिलीवरी कर्मचारियों को बचाने के लिए जोमेटो ने बड़ा ऐलान किया है। खास सुविधाएं भी दी जाएगी। खाने पीने के प्रोडक्ट पहुंचाने वाली फूड डिलीवरी कंपनियां और ई कॉमर्स घर घर सामान पहुंचाने वाले अपने कर्मचारियों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय लेकर आए हैं, जो कर्मचारियों को राहत देंगे, है ना। और 1.5 करोड़ आबादी खरीदा $17 अरब का सामान। ये छोटा सा देश बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक। भारत बड़ी संख्या में विदेशों से वस्तुओं का आयात करता है, यानी सामान मंगाता है, लेकिन कुछ मामलों में भारत दुनिया भर के देशों को खास प्रोडक्ट है वो निर्यात भी करता है। बीते वित्त वर्ष में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य रहा। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे महानगर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने और प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका को अभ्यावेदन मानकर उस पर फैसला लें। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नया नियम लागू हो जाएगा। एमसीडी ने बुधवार को बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। और एयर इंडिया ने फेयर लॉक फीचर पेश किया है। ग्राहक 48 घंटों के लिए किराया लॉक कर सकेंगे। 500 से 1500 रुपए तक फीस लगेगी। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने बुधवार को एक नया फीचर यानी फेयर लॉक पेश किया है। इसके जरिए ग्राहक 48 घंटों के लिए उनकी ओर से सिलेक्ट किए गए किराए को लॉक कर पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। आचार संहिता खत्म होते ही एमपी में शुरू होगा एक्शन। सीएम हेल्पलाइन और मेयर की जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलने की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अब 82 दिनों से लगी हुई आचार संहिता 5 जून को समाप्त हो गई है ना। और अब पेरू में भी शुरू होगा यूपीआई। रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए साझेदारी की है। यूपीआई अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश रहेगा। सीएम योगी फिर शुरू करेंगे जनता दर्शन। 2 महीनों से थम रहा ये सिलसिला फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निराकरण के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। छात्र छात्राएं ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं दे पाएंगे 10वीं या 12वीं की परीक्षा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के संस्थागत छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण न किया तो फिर वे साल 2025-26 में बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस तरह के निर्देश जारी किए गए।
बुधवार को शेयर मार्केट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। आंकड़ों के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 2303 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 74,382 से ज्यादा अंकों के साथ बंद हुआ है। भारी गिरावट के बाद बुधवार को बाजार कुछ हद तक संभला। सेंसेक्स 2300 और निफ्टी 700 अंक चढ़ा है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल अब भी अच्छे हैं। बाजार स्थिर होने के बाद कम वैल्यूएशन पर मिल रहे शेयरों को खरीदने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं, है ना। और सीधे ही कस्टमर के बैंक खाते में जमा होगा शेयर बिक्री का पैसा। सेबी के नए नियमों से जोखिम कम हो जाएगा। सेबी ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा कि 14 अक्टूबर से नया नियम लागू हो जाएगा। अभी ब्रोकर के पूल अकाउंट में ग्राहकों का पैसा जमा होता है। मौजूदा नियमों के तहत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शेयर बिक्री के बाद ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। यदि ग्राहक और ब्रोकर के खाते में कोई असमानता पैदा होती है तो टीएम या सीएम नीलामी के जरिए इसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ही ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बना दिया है। ये नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से प्रभावी भी हो जाएंगे, है ना। और जेपी के 20,000 घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज आई है। रुके हुए प्रोजेक्ट में जल्द ही काम शुरू होने वाला है। एनएससी ने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 6 घंटे 15 मिनट में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 28.55 करोड़ ट्रेड हुए, है ना। और उत्तरकाशी में ठंड से 5 ट्रेकर्स की जान चली गई। मौसम खराब होने से ऑपरेशन में दिक्कतें आई। 13 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्र ताल ट्रेकिंग रूट पर गए 22 सदस्यों के दल में से 5 सदस्यों की ठंड लगने से जान चली गई, है ना। और आईआईटी बॉम्बे का देश में पहला स्थान बरकरार है। आईआईटी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग जारी करने वाले सेमॉन्स द्वारा 5 जून 2024 को जारी एक ताजा रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को टॉप 150 संस्थानों में जगह मिली है। ताजा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह पाने वाले भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में तीसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु है। चलिए बड़ी खबर है, सीए एडमिशन कार्ड से जुड़ा अपडेट आया। सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षा 20 जून को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के दूसरे दिन यानी बुधवार को महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंच गई। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग की है। वहीं कई महिलाओं ने पहले से मिला हुए गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी कार्यालय में जमा भी किया है। बिहार पटना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पटना के दानापुर में मंगलवार को बिहार रेजिमेंटल सेंटर के तीसरे बैच के 835 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। माता पिता को भी सम्मानित किया गया, है ना। और मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। मुंबई के भायखला दादर में प्री मानसून की एंट्री हो गई है। ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में संडे तक बारिश का अलर्ट है। गुरुवार से अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मानसून अब जल्द ही तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जल्द ही दस्तक देने वाला है। आपको बता दें दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। अगले 48 घंटों में मौसम कुछ इसी तरह से बना रहने का अनुमान है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बुधवार रात को हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। साथ ही बड़ी खबर है, गंगोत्री केदारनाथ चारधाम यात्रा रूट तीर्थ यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तेज हवाओं और बारिश के बाद यात्रा रूट खराब मौसम आफत लेकर आ सकता है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में 6 जून से अगले 2 से 3 दिन बारिश के आसार बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। खराब मौसम और बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की गई है कि वे रात होने से पहले अपने गंतव्य में सुरक्षित पहुंच जाएं, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, अगले 6 महीने में होंगी 31 भर्ती परीक्षाएं। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। राजस्थान चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है। जयपुर में मौसम की तरह मिलेगी एयर क्वालिटी की चेतावनी। सीएम भजन लाल ने सिस्टम लॉन्च किया है। 72 घंटे पहले मिलेगी सटीक जानकारी। यानी जयपुर में मौसम के एडवांस अलर्ट की तरह हवा की गुणवत्ता एयर क्वालिटी को लेकर भी एडवांस अलर्ट मिलेगा। राजस्थान में रोगियों को नहीं लगना पड़ेगा कतार में। सरकार जल्द ही एक नया सिस्टम लागू करेगी। इसके लिए नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से अस्पतालों को मरीजों की सुविधा अनुरूप बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। राजस्थान में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 19,000 किलो मसाले जब्त किए गए। मसाले को मिलावटी होने के आधार पर जब्त किया गया। राजस्थान में आज से आंधी बारिश की संभावनाएं बन रही है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। राजस्थान में 2 दिन से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम विशेषज्ञों ने जयपुर, बीकानेर के संभाग में गुरुवार से आंधी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश से तापमान में कमी देखी गई। भोपाल में 4 मैरिज गार्डन कम्युनिटी हॉल सील हो गए।
लाइसेंस शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर यह कार्रवाई हुई है, ताले लगा दिए गए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी एक और खबर है, छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब समर्थ पोर्टल पर 14 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। कोल इंडिया ने सरकार को दिए 9,560 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष की तुलना में 2% से ज्यादा की गिरावट। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है ड्रीम सीरीज एडिशन, कई सारी नई खूबियां देखने को मिलेगी। मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान भी किया है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी करने जा रही है। वोल्वो ने इंडिया में डिलीवर की 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार। वहीं बड़ी खबर है, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन रही बढ़ती हुई गर्मी। भीषण गर्मी से राहत के लिए शहरों की प्लानिंग में ग्रीन और ब्लू एरिया का रखना खास होगा। और उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी युवक की हार्ट अटैक से इंदौर में जान चली गई है। वह मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात था। टीबी रोगियों को तुरंत मिलेगी पोषण राशि की पहली किस्त 1500 रुपए। इसके बाद 84 दिन के इलाज के बाद दूसरी किस्त की राशि भेजी जाएगी। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। बिहार से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 71,886 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई है। 331 रुपए की गिरावट के साथ 89,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और आप किस राज्य से निवास करते हैं, राज्य का नाम भी कमेंट कीजिए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें हम वीडियो में शामिल करेंगे। सरकार की नई नई जानकारियां और स्कीम भी बताएंगे। है ना। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।